नमस्कार। आज हम एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। कहानी का नाम है जादुई पानी की कहानी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सूरजपुर नाम के एक गांव के बारे में बताते हैं। ये एक लोक कथा है, एक ऐसे गांव की जो सूखे की चपेट में है। बिल्कुल। अब देखिए, पहली नजर में ये एक बच्चों की कहानी लग सकती है, लेकिन हमारा मकसद इसके गहरे संदेशों को निकालना है। हाँ। ये समझना कि उम्मीद, त्याग और समुदाय का असली मतलब क्या है, खासकर जब हालात इतने मुश्किल हों। और ये वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक समाज के जो मूल्य होते हैं उनका आईना होती है। यहाँ जादू कोई कोई अलौकिक शक्ति से ज्यादा मुझे लगता है एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाई की तरह काम करता है। अच्छा। आज हम यही देखेंगे कि ये साधारण सी लगने वाली कहानी हमें असाधारण हालातों के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए सीधे सूरजपुर के मौजूदा हालात से ही शुरू करते हैं। कहानी हमें एक ऐसे गांव का नक्शा दिखाती है जो बस अपनी परछाई बनकर रह गया है। बिल्कुल। हिमालय की तराई में बसा ये गांव कभी अपनी हरियाली के लिए, अपनी बहती नदी के लिए जाना जाता था। और अब वहां सिर्फ धूल उड़ती है, जमीन में दरारें हैं और कुएं तो बस सूखी यादें बनकर रह गए हैं। मतलब यहाँ सिर्फ पानी की कमी नहीं है, नहीं, ये उम्मीद की भी कमी है। जब एक समुदाय अपने जीवन के स्रोत को ही खो देता है तो उसका असर सिर्फ खेती पर नहीं पड़ता, लोगों की मानसिकता पर भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। आपसी विश्वास कमजोर होने लगता है और हताशा घर कर जाती है। कहानी का जो शुरुआती मंजर है वो इस मनोवैज्ञानिक सूखे को बहुत अच्छे से स्थापित करता है। सही बात है। ये एक बाहरी संकट है जो एक आंतरिक संकट को जन्म दे रहा है। और इसी हताशा के बीच हमें हमारा मुख्य पात्र मोहन मिलता है। मोहन एक गरीब किसान। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि वो अपनी कमी के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन कहानीकार ने उसे सिर्फ एक अच्छा इंसान बताकर नहीं छोड़ा, नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी डाल दी है। उसकी पत्नी राधा बीमार है। और ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। नहीं। गांव का वैद्य तो साफ कह चुका है कि राधा को सिर्फ साफ और शुद्ध पानी ही बचा सकता है। हाँ। और वही चीज पूरे गांव से गायब है। हाँ, तो इससे कहानीकार ने एक बड़े सामुदायिक संकट को एक बहुत ही जरूरी और व्यक्तिगत मिशन में बदल दिया है। सही कहा। अब मोहन सिर्फ एक गांव वाला नहीं है जो बारिश का इंतजार कर रहा है। नहीं, अब वो एक पति है। बिल्कुल, वो एक पति है जिसे अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ना है। ये उसके किरदार को एक शक्तिशाली प्रेरणा देता है। हाँ, अब ये उसके लिए केवल गांव बचाने की नहीं बल्कि अपनी दुनिया बचाने की लड़ाई बन गई है। और ठीक इसी मोड़ पर जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, गांव में एक रहस्यमयी बूढ़े साधु का आगमन होता है। अच्छा। उनका वर्णन भी बहुत खास है। आंखों में एक चमक, चेहरे पर शांति, और वो आकर बैठते भी हैं तो गांव के सबसे सूखे कुएं के पास। मतलब समस्या की जड़ पर ही। हाँ, जैसे वो समस्या की जड़ पर ही आकर बैठ गए हों। देखिए, पारंपरिक कथाओं में ऐसे पात्र जो होते हैं वो प्रेरक या कहिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो समाधान हाथ में नहीं देते, बल्कि उस तक पहुंचने की पात्रता की मांग करते हैं। उनका सूखे कुएं के पास बैठना भी तो एक प्रतीकात्मक इशारा है। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि समाधान वही है जहां समस्या है, लेकिन उसे देखने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत है। और मोहन अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें पानी देना चाहता है, जबकि उसके पास खुद नहीं है। हाँ, जबकि उसके पास खुद सिर्फ थोड़ा सा गंदा पानी है। और साधु की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ कहानी की दिशा तय कर देती है। क्या कहते हैं वो? वो मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, सच्चे दिल से दिया गया थोड़ा सा भी बहुत होता है। वाह! ये सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये कहानी का मूल दर्शन है। बिल्कुल। यहाँ कहानी पहली बार बाहरी शुद्धता यानी साफ पानी पर आंतरिक शुद्धता यानी सच्चे दिल को तरजीह देती है। सही। साधु मोहन के संसाधन नहीं देख रहे हैं, उसका इरादा देख रहे हैं। और इसी इरादे को परखने के बाद वो उसे उस रहस्यमयी जादुई कुएं का रास्ता बताते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। हाँ, और वो पेच ही इस कहानी को एक आम खोज से कहीं ज्यादा बना देता है। कुआं जादुई है, उसका पानी हर बीमारी ठीक कर सकता है, सूखे को खत्म कर सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है।
ये पानी सिर्फ उसे ही मिलेगा जिसका दिल स्वार्थ से मुक्त हो। ये तो बहुत बड़ी शर्त है ना? पूरी तरह से स्वार्थहीन होना तो लगभग असंभव लगता है। और यही इस कहानी को एक नैतिक परीक्षा बनाता है। ये कोई खजाने की खोज नहीं है जहां आपकी ताकत या होशियारी काम आए। ये चरित्र की परीक्षा है। जादुई पानी कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक पुरस्कार है जो नैतिक योग्यता से कमाया जाता है। सही बात है। कहानी ये साबित कर रही है कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर, आपके चरित्र में है। बिल्कुल। तो ये सुनते ही मोहन अपनी पत्नी राधा को याद करता है और बस निकल पड़ता है उसको एक ही खोज में। और ये रास्ता कोई आसान सैर नहीं है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक जानवर, ये सारी बाधाएं हैं। कहानी बताती है कि कई बार वो लगभग हार मान लेता है, लेकिन राधा का चेहरा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और यहाँ एक दिलचस्प द्वंद्व है ना? कैसा? मोहन की जो शुरुआती प्रेरणा है वो पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं है। अच्छा। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रेरित है, जो एक व्यक्तिगत लक्ष्य है। तो ये यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं है, ये उसके उद्देश्य को बदलने की यात्रा भी है। ये जो बाहरी बाधाएं हैं जैसे जंगल और जानवर, वो असल में उसकी आंतरिक बाधाओं, डर, थकान और स्वार्थ का प्रतीक है। हाँ, ये हो सकता है। कहानी शायद ये दिखा रही है कि कैसे एक व्यक्तिगत प्रेम जब परीक्षाओं से गुजरता है तो एक बड़े सार्वभौमिक परोपकार में बदल सकता है। और इन्हीं परीक्षाओं की बात करते हैं क्योंकि यही मोहन का चरित्र सच में सामने आता है। पहली परीक्षा तब होती है जब उसे एक घायल हिरण मिलता है जो प्यास से तड़प रहा है। और मोहन के पास खुद पानी बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल उठता है। मोहन एक ऐसे मिशन पर है जहां पानी की हर बूंद कीमती है। उसके पास जो आखिरी पानी बचा है वो उसे उस हिरण को पिला देता है। एक तरफ से ये महानता है, लेकिन क्या ये अव्यावहारिक मूर्खता नहीं है? वो खुद मर सकता था और फिर ना अपनी पत्नी को बचा पाता, ना गांव को। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यह हमें कहानी के आंतरिक तर्क को समझने पर मजबूर करता है। अगर हम इसे आज की दुनिया के नजरिए से देखें तो ये एक खराब फैसला लगेगा। बिल्कुल। लेकिन लोक कथाओं का जो ब्रह्मांड होता है वो भौतिकी के नियमों पर नहीं, बल्कि कर्म के नियमों पर चलता है। अच्छा, कर्म के नियम? हाँ, इस दुनिया में एक सच्चा निस्वार्थ कार्य कभी अव्यावहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो अंत में कर्ता की रक्षा करती है। हिरण से कुछ वापस नहीं दे सकता, इसलिए ये कर्म पूरी तरह से शुद्ध है। उसने अपनी जरूरत से ऊपर एक दूसरे जीव की जरूरत को रखा। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है कि कहानी का अपना एक नैतिक भौतिकी का नियम है। बिल्कुल। और ये परीक्षा यही नहीं रुकती। आगे उसे एक भूखी बच्ची मिलती है और वो अपनी आखिरी बची रोटी उसे दे देता है। अब मोहन के पास सचमुच कुछ नहीं है, न पानी, न खाना, और मंजिल अभी भी दूर है। और ये दूसरी परीक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? मुझे ये बात खास लगती है कि पहली परीक्षा एक जानवर से जुड़ी है और दूसरी एक इंसान से। कहानीकार शायद ये कह रहा है कि सच्ची करुणा किसी एक प्रजाति तक सीमित नहीं होती। हाँ, वो सभी जीवित प्राणियों के लिए होती हैं। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, उसने पानी और खाना यानी जीवन की दो सबसे बुनियादी चीजें त्याग दी हैं। यह सिर्फ सुविधा का त्याग नहीं है, यह अपने अस्तित्व का त्याग है। इन दो कार्यों के बाद उसने साबित कर दिया है कि उसका दिल सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि कर्म से, स्वार्थ से मुक्त है। और फिर वो उस कुएं तक पहुंचता है आखिरकार। हाँ, आखिरकार। मुझे हमेशा कहानियों में ये सब बहुत पसंद आता है, जहां नायक को अपनी मंजिल मिलती है। और यहाँ का वर्णन भी कितना सुंदर है। कुएं से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। एक अलौकिक संकेत। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो पानी भरने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक आवाज गूंजती है। उसे एक आखिरी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। ये आवाज एक तरह से अंतिम द्वारपाल है। द्वारपाल। हाँ, मोहन ने अपने कर्मों से ये तो साबित कर दिया कि वो निस्वार्थ है, लेकिन अब उसके इरादे की अंतिम परीक्षा होनी थी। उसकी निस्वार्थता की सीमा क्या है? क्या वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने तक सीमित है, या वो एक बड़े सामूहिक कल्याण की भावना भी रखता है? और आवाज उससे यही पूछती है, ये पानी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए ले जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? ये बहुत गहरा सवाल है ना? वो अपनी पत्नी के लिए आया था जो मौत के कगार पर है। वो चाहता तो सिर्फ उसके लिए पानी मांग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, मोहन बिना एक पल सोचे जवाब देता है, हाँ, अगर इससे मेरा गांव बच सकता है। और यही
यही उसकी यात्रा का अंतिम रूपांतरण है। उसने अपनी पत्नी को बचाने के एक व्यक्तिगत मिशन से शुरुआत की थी, लेकिन रास्ते के अनुभवों ने उसके उद्देश्य को पूरे समुदाय के कल्याण से जोड़ दिया था। ये अंतिम परीक्षा थी, ये पुष्टि करने के लिए कि उसका इरादा व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई का है। उसके जवाब के बाद ही कुएं का पानी अपने आप कई मटकों में भर जाता है। ये प्रकृति का उसके निस्वार्थ भाव को स्वीकार करने और पुरस्कार करने का प्रतीक है। जब मोहन गांव लौटता है तो सबसे पहले वो पानी अपनी पत्नी राधा को पिलाता है और वो तुरंत स्वस्थ हो जाती है। ये उसकी यात्रा का पहला मार्मिक फल है। फिर वो एक एक करके पानी सभी गांव वालों में बांटता है और यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है, चमत्कार वाला हिस्सा। हाँ, जैसे ही आखिरी मटका खाली होता है, चमत्कार होता है। आसमान में बादल घिराते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चमत्कार सिर्फ जादुई पानी पीने से नहीं हुआ। नहीं, चमत्कार तब हुआ जब पानी सब में बट गया। अच्छा। आखिरी मटके का खाली होना इस बात का प्रतीक है कि समुदाय की जरूरत पूरी हो गई है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। बारिश का आना ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति के निस्वार्थ कर्म ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, पूरे इकोसिस्टम को ठीक कर दिया है। मतलब व्यक्तिगत अच्छाई का सामूहिक प्रभाव। हाँ, प्रकृति ने तब तक प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि समुदाय की भावना पूरी नहीं हुई। तो ये सब देखने के बाद गांव वाले मोहन से पूछते हैं, इस पानी में ऐसा कौन सा जादू था? और मोहन का जवाब? उसका जवाब ही इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहता है, इस पानी का जादू नहीं, निस्वार्थता, दया और सच्चाई का जादू था। और यहाँ कहानी हमें साफ साफ बताती है कि जादुई पानी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक परिणाम है। ये उन गुणों का भौतिक रूप है जो मोहन ने अपनी यात्रा में दिखाए। हाँ। मनोविज्ञान में इसे प्रो सोशल बिहेवियर से जोड़कर देखा जा सकता है, जहाँ निस्वार्थ कार्य न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि कर्ता के अपने समुदाय में उसकी स्थिति और कल्याण को भी अप्रत्याशित तरीकों से बेहतर बनाते हैं। यहाँ बारिश का आना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के सकारात्मक कार्यों से पूरे समुदाय में आए बदलाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सोचें तो कहानी ये भी कहती है कि हम अक्सर समाधान बाहर खोजते हैं, कोई चमत्कार, कोई बाहरी मदद। बिल्कुल। जबकि असली बदलाव की जो क्षमता है वो हमारे अपने कर्मों और इरादों में छिपी होती है। जैसा कि कहानी के अंत में कहा गया है, सबसे बड़ा जादू इंसान का अच्छा दिल होता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति या जादू किसी अलौकिक चीज में नहीं, बल्कि मानवीय गुणों में है। दया, करुणा और सामुदायिक भावना। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मोहन के एक काम ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बिल्कुल। तो सूरजपुर की ये कहानी एक अनुस्मारक है, एक रिमाइंडर है कि सबसे मुश्किल समय में भी इंसानियत का एक छोटा सा कार्य उम्मीद का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। सच्ची शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई, दया और निस्वार्थ सेवा भाव में निहित है। और इसी विचार के साथ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस कहानी में मोहन को एक बाहरी जादुई स्रोत खोजना पड़ा, लेकिन क्या यह संभव है कि असली जादुई कुआं हमारे अंदर ही मौजूद हो? हमारे अंदर? हाँ, शायद ये हमारे अंदर की करुणा और निस्वार्थता का स्रोत है, जो हमारे अच्छे कर्मों से ही सक्रिय होता है और हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव की बारिश लाता है।